रहते हैं जो लोग महिलाओं को और बच्चों को मारने से भी नहीं बख्शते, जिनके मन में कोई पीड़ा नहीं बची है, जिनके मन में कोई करुणा नहीं बची है। इतना बुरा माहौल है कि संस्कृति को पूरा उद्योग बना दिया गया है। अब संस्कृति नहीं है बल्कि उद्योग है। थियोडोर अडॉर्नो ने तो 70-80 साल पहले उसको ये बात, ये चेतावनी दे दी थी, जब देखा था यूरोप में कि यूरोप के लोग किस तरह से संस्कृति का सर्वनाश कर रहे हैं। क्योंकि संस्कृति हमेशा लोक में पनपती है, संस्कृति मध्य वर्ग में नहीं पनपती, और उच्च वर्ग की तो कोई संस्कृति होती ही नहीं है। शासक वर्ग की कोई संस्कृति नहीं होती। जो संस्कृति होती है वो लोक की होती है। लोक ही संस्कृति का निर्माण करता है। वो लोक ही सबसे ज्यादा संकट में है, सबसे ज्यादा। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा संकट में लोक है, और लोक संकट में है तो लोक संस्कृति संकट में है, और लोक संस्कृति संकट में है तो लोक नाट्य संकट में है, लोक कला संकट में है, लोक गाथाएं संकट में है, लोक गीत संकट में है। विवाह शादियों में पहले गीत जिस तरह गाया करती थी महिलाएं, अपने मन के भावों को प्रकट करती थी, अपनी यातनाओं को प्रकट करती थी, अपनी पसंदताओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी संकल्पों को व्यक्त करती थी अपने गीतों में। लेकिन अब सब जगह महिला संगीत होता है। एक दिन का महिला संगीत होता है, केवल आपकी भूमिका दर्शक की भूमिका है, श्रोता की भूमिका है, या फिर नाच आपने सीख लिया है अजीब अजीब तरह के, उनकी भूमिका है। वो एकल नाच है, एकल नृत्य है, वो सामूहिक नृत्य नहीं है। वो हमको समूह में नहीं मानते हैं। क्योंकि सामूहिकता गायब हो रही है, इसलिए लोकनाट्य गायब हो रहा है। नाट्य के लिए पहली जरूरत है कि आप में सामुदायिकता हो, आप में सामूहिकता का भाव बचा हो। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि लोक संस्कृति की, लोक नाट्य की, लोक गीत की, लोक कलाओं की बड़ी जरूरत है यार। बड़ी इस मानवता को, पूरी विश्व मानवता को, हिंदुस्तान की मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल पूरी विश्व मानवता को अगर बचाना है तो आपको लोक संस्कृति को बचाना होगा। और हम तैयार नहीं हैं। हम शहरी मध्य वर्ग के लोग सब सरप्लस पूंजी चाहते हैं। हमारी जेब में हमेशा सरप्लस पूंजी रहे। मेरे पास पूरी पूंजी है, मेरे पास पूरा भोजन का साधन है, मेरे पास आवास है, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास बच्चों को पढ़ाने का, फिर भी मैं चाहता हूं कि वो और बढ़ जाए पूंजी। कहीं संतोष नहीं है। लोग कलाकार जो हुआ करते थे वो संतोषी हुआ करते थे, और लोक कलाओं के लिए जान दे देते थे। भूखे रहकर भी लोक कला को जिंदा रखते थे। दूसरी बात यह है कि लोक कला जिंदा रहती है आदमी के सामूहिक सामुदायिक भाव पर, न कि धार्मिक नफरतों। कलाकार धर्म से पैदा नहीं होता, कलाकार कला से पैदा होता है। वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो SC ST भी हो सकता है उसकी भाषा में। और ज्यादातर हमारी कलाओं को नीचे के लोगों ने बचाया है। उन्होंने ही उसकी रक्षा की, उन्होंने ही उसका निर्माण किया है। हम मध्य वर्ग जो है वो उपभोक्ता वर्ग की हैसियत में, जैसे टीवी पर जो आता रहता है, आप बैठे उपभोक्ता की तरह उसको देखते रहते हैं। आपका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप उन चीजों को ठीक नहीं कर सकते, आप उनको सही डायरेक्शन नहीं दे सकते। वो जो आपको परोस देता है वही आपको सहन करना पड़ता है, या फिर टीवी को बंद कर देना पड़ता है। ये परिस्थितियां जो पैदा हो गई हैं, ऐसी परिस्थितियों में लोकनाट्य की बड़ी जरूरत है। यद्यपि हमारे देश में, और लोकनाट्य कब होता है? जब आप खुद करते हैं, खुद देखते हैं, खुद करते हैं, तब लोकनाट्य जीवित रहता है। हम क्या है, पैसिव दर्शक बना दिए गए हैं। हम कुछ नहीं करना चाहते। अगर आप रामलीलाएं में देखते हैं तो रामलीला को करते हुए देखते हैं तो दर्शक भी उसमें भाग लेता है, तुरंत कमेंट पास करता है, ये ठीक चीज नहीं कर रहा है। मैंने अपने गांव में रामलीला में 1970 में से लेना शुरू किया, केवल इसलिए कि मैं कॉलेज से पढ़ा करके वहाँ रामलीला देखने जाता था और केवल वहाँ क्रिटिसिज्म करता रहता था दर्शकों में बैठकर।
मैं क्रिटिसिज्म करता रहता था कि इसने इस चौपाई का गलत अर्थ किया है। तो एक रोज मेरे बगल में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, यार तुम तो कुछ करते नहीं हो और वो कर रहा है तो उसको करने नहीं देते, ये तुम्हारी बीमारी क्या है दिमाग की? तुम वहां जाके बताओ स्टेज पर, वहां कितना मुश्किल होता है खड़े खड़े रहना भी, यहां से तो तुमने कह दिया। इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा, मैंने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैं वहां गया, तुलसीदास का पाठ शुरू किया, चौपाइयों का सही अर्थ कोशिश की कि उनको सही अर्थ उनका किया जाए, सही संदर्भ उनके बताए जाएं। तुलसीदास का सूत्रधार का पाठ रामलीला में होता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे उन्होंने, हमारे गांव के लोगों ने एक दिन रावण बना, और फिर मैंने 30 साल तक रावण की भूमिका अदा की। दरअसल लोक कला बिल्कुल ऐसी आनंदित करने वाली चीज है, लोक नाट्य एक ऐसा आनंदित करने वाला कला रूप है जिसमें आपको स्वयं को भी डूबना पड़ता है और दर्शक को भी डुबोना पड़ता है, वो भी साथ ही साथ डूबता है। इसलिए मनुष्यता के लिए, मनुष्यता का संचरण करने के लिए, उस रस को बनाए रखने के लिए आपको लोक कला रूपों की लगातार जरूरत है, जिससे आप एक्टिव बनते हैं, आपकी पैसिवनेस दूर होती है, और आप व्यर्थ की जो टीका टिप्पणियां करते हैं लोगों पर, वो दूर होती है, आप स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट है ये लोक कला, इसमें आप किताब से किताब नहीं लिख सकते। हालांकि बहुत से लोगों ने किताब से किताबें खूब लिखी हैं, जिनका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, वो भी लोक कला मर्मज्ञ हैं। तो ऐसा होता है, ये चोरी का मामला है रिसर्च तो ज्यादातर, इधर से उधर करना चीजों को। तो ये लोक नाट्य जो है वो अपनी एक भाषा गढ़ता है, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों का रूपांतरण करता है, उन शब्दों के चरित्र को बदलता है। ये नहीं है उसमें केवल जो शब्द आपने कहा है वही रहेगा, उस शब्द का अर्थ बदल देता है अभिनेता। कैसे बदल देता है? क्योंकि उसमें बहुत से लोग काम करते हैं, केवल अभिनेता काम नहीं करता, उसमें रंग निर्देशक काम करता है, यहां तक कि दर्शक का दबाव भी होता है। मुझे ध्यान आता है, मेरा नाटक काल आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, राधेश्याम जी ने, राधेश्याम कथावाचक ने अपनी आत्मकथा नाटक काल करके लिखी है उन्होंने, बहुत अद्भुत आत्मकथा है। उन्होंने लिखा कि मैं भाई जब बरेली में न्यू अल्फ्रेड कंपनी आई तो मैं वहां कथा बांसता था, तो उनको कोई हिंदी में नाटक लिखने वालों की जरूरत थी। उससे पहले उर्दू में नाटक लिखे जाते थे, वही खेले जाते थे। नाना प्रसाद बेताल और आगा हसन कश्मीरी दोनों उर्दू में लिखा करते थे, हिंदी का अभ्यास नहीं था, लेकिन इनको दोनों का अभ्यास था। ऐसी हिंदी में लिखा उन्होंने जिससे उर्दू का भी सहज जिससे लगाव है। पूरी राधेश्याम रामायण आप देख जाइए, उसमें जो भाषा का चरित्र है वो पूरी रंग भाषा है, और पूरा नाटक है वो। रामचरितमानस जैसे नाटक है, जैसे लीला नाट्य है रामचरितमानस, केवल महाकाव्य नहीं है बल्कि पूरा लीला नाट्य है। और लीला नाट्य की तुलसीदास ने एक अलग फॉर्म बना दी। रासलीला का लीला नाट्य वही लोक नाट्य नहीं है केवल। रामनगर की अगर आप रामलीला देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे, तो आपको लगेगा ये लोकनाट्य वैसा नहीं है जैसी नौटंकी है, जैसे तमाशा है, जैसे 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 वो भवाई है। रासलीला और रामलीला धार्मिक नाटक हैं, लेकिन धार्मिक लोकनाट्य होते हुए भी ये और लोकनाट्यों से बिल्कुल अलग है। तो मैं कह रहा था, न्यू अल्फ्रेड कंपनी आई, उसके सौराब जी ओग्रा उसके डायरेक्टर थे। इन्होंने वीर अभिमन्यु नाटक लिखा हिंदी में, 1913 की बात है, और उसको करने के लिए न्यू अल्फ्रेड कंपनी ने तैयारी की। वो बड़ा 5 अंकों का नाटक था, बड़ा लंबा नाटक था। पहले तो ये विवाद हुआ कि 5 घंटे तक कौन देखेगा इस नाटक, लेकिन 5 घंटे तक ही देखा गया वो नाटक। मैं ये कह रहा हूं, उसकी पूरी रंग भाषा बनाने के लिए रंग निर्देशक कितनी मेहनत किया करते थे। उसमें एक शेर डाला वीर अभिमन्यु नाटक में राधेश्याम जी ने,
और शेर डाला कि जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। ये उन्होंने एक शेर लिखा। हालांकि ये उनका जो शेर है, उनकी जो तर्ज है, वो राधेश्याम की अलग तर्ज बन गई है। उस शेर को अलग तरह से पढ़ने लगे। मैं रंग भाषा की बात करता हूँ। रंग भाषा, हर निर्देशक अपनी अलग तरह से रंग भाषा निर्मित कर देता है। क्यों? क्योंकि रंग भाषा गद्य भाषा नहीं होती लोक नाटकों की, वो संगीत और गीत और नृत्य की मिली जुली भाषा होती है। उस भाषा में संगीत परोया जाता है, उस भाषा में गीत को परोया जाता है, और उस भाषा में नृत्य को परोया जाता है, ताल को। इन तीनों को जब आप पिरो देते हैं तो रंग भाषा बनती है। और इसमें भूमिका होती है रंग निर्देशक की। तो ओबराय जी ने कहा कि ये तुमने गलत लिखा है, फिर तो दुनिया में मीठा काम कोई करेगा ही नहीं अगर आप ये सुनाएंगे तो। जो जितना मीठा होता है वो तो अपना नाश कराता है। ये सिद्धांत हुआ कि आप मीठे मत बनो, सब कड़वे बनो, सब बदमाश बनो, सब बुरे बनो। ये उन्होंने कहा कि ये इसका तो अर्थ ही दूसरा है। ये तो बिल्कुल तुमने गलत लिख दिया है। कोई रंग निर्देशक इतनी बारीकी से देखता है चीजों को? सोहराब जी बहुत बारीकी से एक एक शब्द से भाषा की निर्मिति करते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। जो जितना मीठा होता है और वह अपना नाश कराता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। ये इसकी लय है, ये इसकी भाषा है, ये रंग भाषा है। पहले तो मैंने शब्द की भाषा बोली, ये इसकी रंग भाषा है। लेकिन इस रंग भाषा में बहुत बड़ी गलती हुई है कि इस रंग भाषा में अर्थ का नाश हो गया है, अर्थ भ्रष्ट हो गया है। श्रोता पर इसका बड़ा गलत असर होगा, लोग फिर मीठा बनेंगे ही नहीं। यद्यपि राधेश्याम ने अपनी रामायण में इसको दूसरे तरह से लिखा, फिर नाटक में तो यूं लिखा। और रामायण में अगर आप देखेंगे, राधेश्याम रामायण में, जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। लेकिन फिर तो लोग मीठे बनेंगे नहीं। उन्होंने कहा नाटक में ये नहीं चलेगा। तो आप अंदाजा लगाइए, उन्होंने कहा बैठो और दूसरी पंक्ति लिखो, पहली पंक्ति को दूसरी लिखो, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कम से कम 7-8 लेखक बिठाए, किसी एक भी लेखक की पंक्ति नहीं बनी। आखिर वो राधेश्याम जी ने लिखा है कि 1 घंटे बाद मुझे कुछ सूझा। मैंने लिखा, विपरीत समय का मीठापन विष का ही फल दिखलाता है। विपरीत समय का मीठापन, बदल दिया ना सारे अर्थ को। विपरीत समय में जहां आपको कड़वा होने की जरूरत है, वहां मीठा होने की जरूरत नहीं है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को विपरीत समय, उन्होंने अभी ठीक हो गई। और उन्होंने भी कहते हैं, मैंने 20 पंक्तियां लिखी लेकिन डायरेक्टर ने एक भी नहीं चलने दी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप अंदाजा लगाइए, हम गद्य के नाटक पर इतना ध्यान रखते हैं कि ये वाक्य क्या कह रहा है, ये संवाद क्या कह रहा है, ये संवाद कहीं नफरत तो नहीं फैला रहा है, हम कहाँ ध्यान देते हैं। तो उन्होंने फिर किया, विपरीत समय का मीठापन विष का सा फल दिखलाता है, और मीठे वचनों के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। पूरा अर्थ बदल गया, पूरा संदर्भ बदल गया, पूरी वास्तविकता बदल गई, पूरा सत्य बदल गया, उसमें से झूठ निकाल दिया। तो रंग भाषा का निर्माण बहुत तरह से होता है, रामलीला के माध्यम से, रासलीला के माध्यम से, नौटंकी के माध्यम से, हमारे यहाँ के अली बख्शी ख्यालों के माध्यम से, इवन हमारे पंडूर का कड़ा जो सादल्ला ने लिखा विवाद में, वो भी एक लोकनाट्य रूप है महाभारत का। बबरू बहान ने उसने नबी खान ने बबरू बहान का कड़ा लिखा, जिसको हम पंडूर का कड़ा कहते हैं। उनकी एक अलग भाषा निर्मिति है। तो वो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि यहाँ अवसर नहीं है, बहुत लोगों को बोलना है इसलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरत ने नाट्य शास्त्र में जिस तरह के साधारणीकरण की बात की जाती है, जो अभिजन नाटक होते हैं, जो शास्त्रीय नाटक होते हैं, उनमें ये समस्या होती है कि दर्शकों को सामान्यतः साधारणीकरण नहीं हो पाता। वो उस रस जो पैदा करना है, उस रस से वो नहीं जुड़ पाते। इसलिए सिद्धांत आया साधारणीकरण का। लेकिन लोकनाट्य को कोई जरूरत नहीं है। लोकनाट्य अपने आप ही साधारणीकृत होता है।
क्योंकि उसको साधारण जन निर्मित करते हैं। साधारण जन की भाषा होती है, साधारण जन का संगीत होता है, उस संगीत में सामूहिकता होती है, उस संगीत में सामुदायिकता होती है। इसलिए वो जिस तरह की रंग भाषा का निर्माण करता है, उसके लिए अलग से उस रस सिद्धांत में साधारणीकरण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं जो दर्शक महसूस करता है वही लगभग वहाँ से सामने आता है। ये बहुत लंबी बहस है, इस पर बहुत बात करनी है। मुझे लई हुसैन साहब कहेंगे बहुत बोल रहा है, लिहाजा मैं समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दरअसल आप बहुत नहीं बोल रहे, बहुत कम बोल रहे, क्योंकि आपको जितना सुना चाहे उतना ही कम है। आपके पास जो ज्ञान है वो हम सबको चाहिए, और ज्ञान तो वैसे भी जितना फैलाया जाता है उतना बढ़ता है। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेंद्र मोहन शर्मा साहब से, सचिव जवाहरलाल बाल साहित्य अकादमी, कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध श्रोतागण, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के माध्यम से हमने बच्चों के साथ नाटकों पर काम किया, और लोक रंग लोक भाषा की जो ये कार्यशाला है उसमें जो अनुभव बच्चों के साथ रहे वो बहुत मज़ेदार थे। बिल्कुल रो हैंड बच्चे जिनको सामान्य रूप से कुछ नहीं आता था, हमने शिक्षकों के साथ कुछ कार्यशालाएं की, और कार्यशाला करने के बाद हमने उनसे आग्रह किया कि इन बच्चों को, जो स्कूल के स्तर पर बच्चे हैं, छोटी क्लासों के बच्चे हैं, उनको कुछ नाटक पढ़ने के लिए दिए जाएं, और फिर उस नाटक पर उनसे कार्यशाला के माध्यम से हमने काम करवाया। 2-3 चीज़ें मैं आपको उनके अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ। निर्देशक ने अपनी भाषा, जो उनके शिक्षक थे उन्होंने अपनी भाषा, अपने संवाद और अपने तरीके से कुछ चीज़ें उनको बताई। समय कम था उनके पास, इसलिए ये हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो पूरे संवाद जो के तो याद कर लेंगे, लेकिन जब प्रस्तुति हुई तो बहुत मज़ेदार थी। प्रस्तुति में अधिकांश जो कलाकार बच्चे खड़े हुए उन्होंने अपनी तरफ से डायलॉग्स बोले जो कि उनको नहीं दिए गए थे, और वो पूरे अर्थ से जुड़े हुए थे, पूरे परिवेश से जुड़े हुए थे, और उस पूरे नाटक में जगह जगह पर उनकी प्रस्तुति, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा का जो स्तर था और उनका जो प्रस्तुतिकरण का जो कॉन्फिडेंस था, उसने उस नाटक को 4 चांद लगाया। उनके नाटकों ने हास्य पैदा किया, उनके नाटकों ने वहाँ रोमांच पैदा किया, रंग पैदा किया, व्यंग पैदा किया, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। वो सारे रंग हमें वहाँ देखने को मिले, और इस आधार पर ये अनुभव हुआ कि बच्चों के साथ नाटक की विधा को विकसित करने का अगर काम किया जाता है तो आगे चलकर हम समृद्ध मंच की कल्पना कर सकते हैं, पके हुए मजबूत अच्छे अभिनेताओं की कल्पना कर सकते हैं, अच्छे निर्देशकों की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों के स्तर पर बहुत कम काम हो रहा है। जितने भी नाटक की विधा पर जितने काम किए जा रहे हैं देश भर में, जितने भी अकेडमी काम कर रही हैं, बच्चों को लेकर बहुत कम काम हो रहा है, और हमने उस पर काम जरूर किया। हम भी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हमने उसकी शुरुआत की और हमने प्रारंभ किया। कुछ बच्चों के साथ लिखने की कार्यशालाएं आयोजित की, हमने लेखकीय कार्यशालाएं आयोजित की। एक कहानी का एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात समाप्त कर दूंगा अपने। हमने कहा कि एक कहानी लेखन का काम करेंगे बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ पहले 1 घंटे तक शिक्षक और उनके मेंटर जो थे उन्होंने बातचीत की, और 30 बच्चों का एक समूह बिठाया। अधिकांश बच्चे ये कह रहे थे कि हमें कहानी लिखनी नहीं आती है, हम कहानी नहीं लिख सकते हैं, और बच्चों की उम्र थी 9 से 10 साल के बच्चे थे वो। और उनके साथ हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम कहानी लिखने का अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सार्थक, एक अच्छी कहानी बने। और जो सामूहिकता की बात आदरणीय जीवन सिंह जी कर रहे थे, उसका एक सुंदर प्रयोग वहाँ हुआ। हमने 30 बच्चों को समूह बिठाया और एक पंक्ति पहले बच्चे से कहा कि एक पंक्ति लिखनी है आपको, एक कहानी की पहली पंक्ति आपको लिखनी है, जो आपको मन करे, जिस तरह की अभी बातचीत हुई उसके आधार पर एक कहानी की पहली पंक्ति लिखिए। और उसके बाद वो कागज आगे बढ़ता चला गया, प्रत्येक बच्चे को एक एक पंक्ति लिखने का दायित्व सौंपा गया। और जब 30 पंक्तियां लिखी जा चुकी थी, उसके बाद अंतिम
जो छात्र था उसको कहानी पढ़ने के लिए कहा गया कि अब आपने लिख दी है, इस कहानी को पढ़कर सुनाइए। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस 30 बच्चों के सहयोग से रची गई जो कहानी थी वो कितनी अद्भुत थी, कल्पना से कितनी भरी हुई थी और कितनी उसमें कल्पना की व्यापक उड़ान थी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। कितने गहरे अर्थों के साथ, कितने गहरे भावों के साथ, कितने सुंदर शब्दों के साथ उसकी रचना हुई। तो जो सामूहिकता है वह सामूहिकता हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रख सकती है। वह सामूहिकता हमारे लोक भाषा के रंगों को नए आयाम दे सकती है और वह सामूहिकता हमें निश्चित तौर पर बाल्यकाल में पनपाने की आवश्यकता है। वहाँ से अगर हम काम शुरू करेंगे तो इस तरह की जो कार्यशालाएं हम करते हैं उनमें बहुत सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने सही कहा कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चे ही हमारी संस्कृति को बचा पाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री दुलाराम जी सहारण साहब से, अध्यक्ष राजस्थान। ठीक है, श्री हेमेंद्र जी चंडालिया साहब कृपया पधारें और आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष जी, समय की सीमा को देखते हुए बहुत कम समय में आपके सम्मुख एक छोटा सा हस्तक्षेप इस बहुत ही मधुर और गंभीर चर्चा के बीच राजस्थान साहित्य अकादमी के एक दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैं यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। राजस्थान साहित्य अकादमी ने पिछले 1-1.5 वर्षों में जितना अच्छा काम किया है और जितने नए आयाम स्थापित किए हैं, उसी श्रृंखला में अनेक पुरस्कारों की गत 1-1.5 सालों में न सिर्फ घोषणा हुई है बल्कि उनका उसी क्रम में कुछ पुरस्कार जो गत वर्षों में बंद कर दिए गए थे उन्हें पुनः प्रारंभ किया गया और रचनाएं आमंत्रित करके विधिवत उन रचनाओं से निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से उन पुरस्कारों का चयन और उनकी घोषणा की गई। सरस्वती सभा और हमारी जो संचालिका है उसमें स्वीकृत होने के बाद उन पुरस्कारों में से 4 पुरस्कारों का वितरण माननीय अध्यक्ष जी के हाथों आज हम यहाँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में करना चाहते हैं। मेरी बहुत छोटी सी भूमिका है, मैं उन रचनाकारों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा एक एक करके जिनको ये पुरस्कार दिए जाने हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की संचालिका और सरस्वती सभा के सदस्य आदरणीय किशन दाजी साहब पधार रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहला पुरस्कार जिसका मैं उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ वो प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार है। ये डॉक्टर रामा तक्षक को अकादमी की ओर से प्रदान किया गया है। बहुत छोटा सा एक परिचय उनका मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उनका जन्म 7 सितंबर 1962 को अलवर में हुआ और वे विभिन्न राज्यों में अपना जीवन अनुभव प्राप्त करते हुए शिक्षा और पत्रकारिता के माध्यम से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपनी उपलब्धियां अर्जित की। उन्होंने अब MA अंग्रेजी और इसके साथ ही पत्रकारिता और जनसंचार में डिप्लोमा प्राप्त किया। वे हिंदी, अंग्रेजी, डच और इटालियन भाषाओं का धारा प्रवाह प्रयोग करते रहे हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह जब माँ कुछ कहती है मैं चुप रह सुनता, उपन्यास हीर हमो। उन्होंने नीदरलैंड्स की चयनित रचनाओं का संपादन किया है। एक उपन्यास खबर चुनरिया उनका प्रकाशनाधीन है और हॉलैंड की पत्रिका साहित्य का विश्वरंग का वे संपादन करते हैं। वह अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी ने
प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार से समाजित करने का निर्णय लिया है। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर डॉक्टर रामा तक्षशक्ति को कि वे इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए पधारें। माननीय अध्यक्ष जी एवं मुख्य अतिथि जी मौलाना साहब, कृपया आप ये पुरस्कार प्रदान करें। तीसरा नाम एस भाग्यभूषण। आप इसी में आइए ना। आइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बधाई जी। दो सब कहना चाहूँगा मैं इस आभार के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी जिस पुस्तक को ये पुरस्कार मिला है उसका नाम है हीर हमो। और हीर हमो घरों में होने वाले संत्रास से लेकर युद्ध की विभीषिका में बलात्कार के कारण जिस नारी समाज को जो पीड़ा मिलती है, ये उस पीड़ा को समर्पित मेरा उपन्यास है। तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना और इस पुरस्कार का पाना ये कहता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बधाई, बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विजय सिंह पथिक साहित्यिक एवं रचनात्मक पत्रकारिता पुरस्कार के लिए श्री हरिनारायण जी को, जो जानी मानी पत्रिका कथादेश के संपादक हैं। आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है, साथ ही अपना प्रारंभ कहानी लेखन से किया। 1978 में आपने रूप कंचन पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। फिर आगरा से अनेक वर्षों तक विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया और 1986 से हंस परिवार में आप शामिल हुए और 10 वर्षों तक सहायक संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1997 से लगातार कथादेश का निरंतर प्रकाशन श्री हरिनारायण जी कर रहे हैं। माननीय अतिथिगण, उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माननीय हरिनारायण। बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत बधाई। जो तीसरा पुरस्कार डॉक्टर आलम शाह खान अनुवाद पुरस्कार। डॉक्टर आलम शाह खान के नाम से हम सभी परिचित हैं, उनके रचना कर्म से, उनके योगदान से। इस पुरस्कार के लिए मैं एस भाग्यम शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपका जन्म 18 मार्च 1944 को हुआ। आपने एमए अर्थशास्त्र और बीएड की शिक्षा प्राप्त की, साथ ही अनेक रचनाओं का तमिल से हिंदी में अनुवाद किया। श्री राजगोपालाचारी की तमिल कथाओं का अनुवाद बाल कथाएं नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने 2013 में दक्षिण भारत की प्रतिनिधि कहानियाँ, समकालीन तमिल कहानियाँ, ये सब अनुदित रचनाएं हैं। साथ ही नीम का पेड़ शीर्षक से 2016 में आपकी स्वरचित पुस्तक का प्रकाशन हुआ। आपने उमा की कहानियों का अनुवाद झूला शीर्षक से 2016 में किया। साथ ही आर चूड़ामणि के उपन्यास का अनुवाद दीप शिखा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ऐसी विलक्षण
प्रतिभा के सम्मान से हम सभी अब गौरवान्वित हैं। माननीय अतिथिगण, डॉक्टर आलम शाह खान अनुवाद पुरस्कार एस भाग्यम शर्मा। और चौथा और अंतिम पुरस्कार जी अवश्य। मुझे ये पुरस्कार मिला, मैं इससे बड़ी गौरवान्वित हुई। और ये नया पुरस्कार इन्होंने अनुवाद के लिए जो लेके आए, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। और आज यहाँ पर आकर मुझे अपने आप को गौरवान्वित हूँ। और साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जी ने बहुत काम किया है, इसके प्रति भी मुझे बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब एक अंतिम पुरस्कार, मरुधर मृदुल युवा लेखन पुरस्कार। प्रदेश के जाने माने कवि और प्रगतिशील चिंतक सम्मानीय मरुधर मृदुल जी के नाम से ये पुरस्कार। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मैं डॉक्टर प्रमिला सिंघवी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस पुरस्कार के पात्र दर्पण चंडालिया हैं। वे इस समय बम्बई में हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। और ये प्रथम प्रकाशित उनकी कृति है हथेलियों में उगते गुलाब। इसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दर्पण चंडालिया को उसकी माता जी ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी। बहुत बहुत आभार। और ख़ास तौर से राजस्थान साहित्य अकादमी के जो डायनामिक जो चारों अध्यक्ष जी हैं उनका, कि बहुत कठिन परिस्थितियों में भी अनेक आयोजन करके और अनेक नए पुरस्कार प्रारंभ करके, पुराने पुरस्कारों को पुनर्जीवित करके अकादमी को नवजीवन सा आपने दिया, उसके लिए आपका आभार। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि एक समूह चित्र हम यहाँ लें, तो पुरस्कार प्राप्त करता कृपया सभी मंच पर बढ़ाएं। आप आइए, आप आइए। आइए किशन जी, आइए मंजू जी, आइए आप ही आइए। सरस्वती सभा के सदस्य, हाँ आ जाइए। ओके है, चलेंगे पटना के रिपोर्ट आप आइए।
देखिए देखिए सामने। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ कि ये सेशन 5:45 तक हमें समाप्त करना है, क्योंकि 6 बजे यहाँ पर टूरिस्ट के लिए प्रोग्राम होता है और उसके बाद अगला सेशन हम जो है ऊपर एक और हॉल है उसमें प्रारंभ करेंगे। तो वो सहारण साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया बढ़ाएं। सम्मानित बोराना साहब, बिनाका जयसमालू जी, के शर्मा साहब, सारंग तीरथ विश्व साहब, जीवन सिंह जी, राजेंद्र जी, लेख साहब और आप सब, देवीलाल सामर साहब को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूँ और राजस्थान साहित्य अकादमी की एक कड़ी रहे हैं सामर साहब, उसके सदस्य रहे हैं और ये सौभाग्य हमारा कि राजस्थान साहित्य अकादमी देवीलाल सामर पुरस्कार भी नाटक के क्षेत्र में देती है। साथ ही सामर साहब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे और यह सुखद संयोग हैं कि 2 संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष आज मंच पे हैं। आज सम्मान्य बोराना साहब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे और बिनाका जयसमालू जी आज अध्यक्ष हैं। जीवन सिंह जी ने जिस भाषा और जिस अभिव्यक्ति के साथ बातें कही, मैं समझता हूँ कि सारी बातें विषय को खोलते हुए समसामयिकता को आगे बढ़ाते हुए बातें थी। समय की पाबंदी, हम सब वक्ता उनकी बातों में सहमति रखते हुए ये कहते हैं कि नाट्य के लिए यह समय चुनौती भरा है और यूं कहिए कि नाटक रंगशालाओं से निकल कर कहीं और शालाओं तक चला गया है। उस नाटक की भाषा, उस रंग की भाषा को हमें समझना है और अपने जो लोक के नाट्य के जो स्वरूप हैं उसको हमें बचाना है। जैसे जीवन सिंह जी कह रहे थे कि शासक नाट्य भाषा तय नहीं करता, लोक नाट्य भाषा तय कर रही है। अब वह बुरा दौर है कि शासक नाटक की भाषा तय करने लगे हैं, लोग उस पर वाहवाही करने लगा है। हमें लोक की वाहवाही फिर करनी है और यह समय इस मायने में चुनौती भरा है। मैं प्रांत के तमाम नाट्यकर्मियों, लेखकों से आह्वान करता हूं कि इस संकट के दौर में हमें देवीलाल सामर की तरह मजबूत रहना है, आगे बढ़ना है और अपनी कलाओं को, अपनी संस्कृति को जिंदा अक्षुण्ण रखना है। राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रक्रिया, सरस्वती सभा संचालिका के निर्णय के बाद जो पुरस्कार 4 शेष थे, मैं आज के पुरस्कार विजेताओं को पुनः राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। भारतीय लोक कला मंडल को धन्यवाद देता हूँ कि यह अवसर आपने सर्जित किया और सामर साहब को भी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपकी ही प्रेरणा से ये संगोष्ठी यहाँ संभव हो पाई है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर के शर्मा साहब को, भाषा विज्ञानी चिंतक, के इस विषय पर, हालांकि अभी दूसरे सत्र में आप अध्यक्षता करेंगे, लेकिन इस विषय पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सज्जनों, आप सबको मेरा नमन। रंगमंच पर विराजे हुए मैं जनता से यहाँ आ रहा हूँ, इसलिए पहले उनको किया अध्यक्ष महोदय सहारण जी और ये अपने जीवन सिंह जी साहब और रमेश बोराना जी और वाइस चांसलर साहब सारंग देवोद जी, आप सबको मेरा प्रणाम। ये मुझे 2 दिन पहले इस
संगोष्ठी का वो मिला था, सूचना इसकी मुझे मिली थी, और मैं जहाँ भी जाता हूँ बिना तैयारी के नहीं जाता। ये 2 दिन मैंने इस विषय को पढ़ने में लगा दिए, लेकिन समय को देखते हुए और पहले ही ये चेतावनी मिल जाने के कारण कि वह सब मैं न करूं, लाया तो मैं बहुत था इस पर, लेकिन वो सब मैं नहीं कहूँगा। और इस जितना कुछ मुझे कहना है अत्यंत संक्षेप में, सूत्रों में ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक तो ये कि पिछले भी कई बार इस तरह की संगोष्ठियाँ हुई हैं। मुझे तो लगता है जैसे वो ज़माना ही बदल गया। मैंने लगभग 50 साल पहले कभी ये खेल और ये देखे हों तो याद आते हैं। मेरे पिताश्री ने राजस्थानी लोक नाट्य पर PhD की उपाधि प्राप्त की थी, और उनके साथ मैं लोक नाटक देखने के लिए जाया करता था। आज जब सुबह मैंने अखबार में पढ़ा अमर सिंह राठौड़ का खेला यहाँ पर हुआ, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो उम्र ने मुझे बेकार कर दिया, मैं अकेला कहीं आ जा नहीं सकता, वरना मैं उसे देखता जरूर। उस को देखने के बाद और उन पात्रों को देखने के बाद मुझे लगा कि जैसे लोक नाट्य का रूप ही बदल गया है। पहले लोक नाटक इस तरह से नहीं प्रस्तुत होते थे। एक बड़ी विशेषता बताई जाती थी कि लोक नाटक का कोई रंगमंच नहीं होता, ये धरती उसका मंच है। इस धरती पर ही वे लोग अपना सब कुछ प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन अब तो आप देख सकते हैं कि इस मंच पर भी लोक नाटक खेला जा सकता है। वहाँ पर अपने वो क्या है, वो खुला वहाँ पर भी खेला जा सकता है। तो रंगमंच की वाली बात तो अब इस पर लागू ही नहीं होती। लोग ये कहते हैं कि लोक साहित्य का कोई रचयिता नहीं होता, रोज लोक साहित्य का रचयिता अज्ञात होता है। लेकिन लोक नाटकों में आपने देखा होगा कि इसके तो बाकायदा लेखक होते हैं, और उन लेखकों के द्वारा लिखे हुए लोक नाटक खेले जाते हैं। तब मेरे सामने एक समस्या आई। आप सब विद्वान जन मुझे अब मेरे भी अंतिम समय में मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि आप इसको लोक नाटक क्यों कहते हैं। आप मुझे ये बतलाने की कोशिश करें कि प्रसाद जी का नाटक लोक नाटक क्यों नहीं है, और ये लक्ष्मी नारायण भोपा का लिखा हुआ लोक नाटक क्यों है। इनमें अंतर क्या है, किस वजह से आप इसको लोक नाटक कहना चाहते हैं। एक प्रश्न तो मेरे सामने ये था। सोचने के बाद मैंने इस पर विचार किया, जल्दी करता हूँ। सोचने के बाद मैंने विचार किया तो मुझे लगा हमारे यहाँ शास्त्रीय चिंतन में लोक और शास्त्र में सदैव अंतर किया गया है। दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया है और समानाधिकरण प्रयोग किया गया है। मम्मट के काव्य शास्त्र में उसके हेतु, साहित्य रचना का हेतु क्या हो सकता है, इसको बतलाते हुए उन्होंने लिखा शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणा। लोक और शास्त्र के अध्ययन, उसको देखने से आपकी ये काव्य रचना होती है, ये उसमें काम करता है। तब यहाँ पर लोक भी है और शास्त्र भी है। भारत में भी आपके काव्य शास्त्र नाटक का पूरा नाट्य शास्त्र है, जिसमें रंगमंच से लगा करके पात्रों की वेशभूषा, पात्रों के अंतर, इन सब चीज़ों का आख्यान उसमें बहुत अच्छी तरह से किया गया है। तब ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि उस शास्त्र से अलग हट करके इसको अलगाने के लिए लोक नाटक नाम दिया गया है, और शायद यही बात उसमें चल पड़ी है। ये
के लोकगीत, लोक नाटक, लोक गाथा, ये जो एक परंपरा चल पड़ी है इन चीज़ों के साथ, ये चीज़ें तो थी लोक में, लेकिन उनके साथ ये लोक लगा करके और अलग से एक विधा इसमें बना दी गई है, काज बता दिए गए हैं। तो मित्रों, हम उसको कैसे अलगा सकते हैं? जिन नाटकों में जो शास्त्रीय विधान से शासित नहीं हैं, जो शास्त्रीय विधान से बंधे हुए नहीं हैं, मुक्त है उससे, उनको आप लोक नाटक कह सकते हैं। और शास्त्रीय विधान से प्रतिबंधित जो नाटक है उनको आप अभिजात नाटक कहते हैं। मैंने अपने थीसिस में जो राजस्थानी लोक गाथाओं पर है उसमें अभिजात शब्द का ही प्रयोग किया है, इन दोनों को अलग करने के लिए। एक लोक शब्द लोक साहित्य, एक अभिजात साहित्य। प्रसाद के नाटक अभिजात साहित्य के अंतर्गत आते हैं और ये आपके लोक साहित्य के अंतर्गत, जिनमें इस प्रकार का बंधन नहीं है। उन शास्त्रीय नाटकों में तो भाषा के संबंध में भी विचार किया गया है, उसके संवाद के संबंध में। संवाद 3 प्रकार के उसमें बताए गए थे। एक तो जो प्रकट करके बोले जाते हैं, और दूसरे संवाद वो जो कि केवल अल्प श्राव्य, कुछ गिने चुने व्यक्तियों के लिए ही कहे जाते हैं, और कुछ ऐसे अश्राव्य जो दर्शकों को नहीं सुनाई पड़ते लेकिन पात्र उनको बोलता है। इस प्रकार के संवादों की भाषा भी आपके क्रियात्मक या गतिशील होनी चाहिए। मैंने नाटक का हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद जाने का अवसर मिला और वहाँ पर अंचल जी से बात हुई थी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी से। उन्होंने कहा था कि ये नाटक की भाषा जो है वह न तो व्याकरणबद्ध होने के लिए बाध्य है, न उसमें शुद्धिकरण का मानकीकरण का है। यह लोक भाषा होनी चाहिए जिसे सुनकर के दर्शक उस दृश्य को अपने मानस में साकार कर सके, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। लेकिन ये जीवन सिंह जी साहब, आपसे निवेदन करता हूँ, आपने राधे श्याम जी वाली बात कही थी, बहुत अच्छी और बड़ी प्रामाणिक बात कही। तो ये जब मैंने लोक नाटक देखे, लोक नाटक ज़्यादातर प्रादेशिक भाषाओं में लिखे गए हैं, और उन प्रादेशिक भाषाओं में लिखे हुए ये लोक नाटक, इनमें हिंदी के शब्द भी आपको मिल जाते हैं, इसमें उर्दू के शब्द भी आप में मिल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये कहना पड़ेगा कि यह आंगिक भाषा भी है, यह वाचिक तो है ही, और यह भाषा जो है सर्वसमावेशी है। इस सर्वसमावेशी भाषा के द्वारा ही लोक नाटक जनता को प्रभावित करता है। आज लेकिन लोक नाटक देखने को नहीं मिलते। लोक नाटक, ये लोक कला मंडल नाटक प्रस्तुत करवा देता है। पहले आपके यहाँ वो होते थे रईस हुसैन जी, प्रादेशिक भाषाओं के नाटककार बाहर से आते थे, सारे देश से। और आपको ये बताऊं कि ये बूढ़ा भी यहाँ खुले रंगमंच पर नाटक कर चुका है, अभिनय कर चुका है। संस्कृत भाषा का नाटक मृच्छकटिकम, हिंदी विभाग उदयपुर विश्वविद्यालय से मैं और अंग्रेजी के प्रोफेसर विष्णु चंद्र जी, स्वर्गीय विष्णु चंद्र जी श्रीवास्तव और गया चंद्र त्रिपाठी, हम तीनों जो हैं यहाँ आए थे और इस रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत किया था। तो मित्रों, नाटक की भाषा क्रियाशील हो, नाटक की भाषा दर्शकों के हृदय तक उतरने वाली हो। याद रखिए, प्रसाद जी के नाटकों का एक दोष ये बतलाया जाता है कि उनके संवादों की भाषा बहुत ज़्यादा कठिन है और वह दर्शकों तक नहीं पहुंचती है। मैं तो यही कहूँगा कि ये भाषा, लोक नाटक की भाषा दर्शकों तक पहुंचने वाली होनी चाहिए, और उसमें ये कि ये मानक शब्द नहीं है या ये व्याकरण सम्मत वाक्य नहीं है, इस प्रकार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। अब एक बात 2 लाइन में कह दूँगा, 2 लाइन 2 मिनट में कह दूँगा। वो ये पढ़ा है ना,
और मास्टर हूँ तो लालच है कि वो चीज़ भी कह दूँ मैं यहाँ पर। ये एक शब्द का प्रयोग हुआ है कि लोक साहित्य में लोक मानसिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। लोक मानसिक, लोक मानस क्या है? ये अचेतन मानस की स्थिति तो अब विवादास्पद नहीं है। सब लोग मानते हैं कि एक अचेतन मानस होता है। अचेतन मानस के दो भाग किए गए, एक सहज अचेतन मानस और दूसरा उपार्जित अचेतन मानस। जो सहज अचेतन मानस है उसी को डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक में लोकमानस के नाम से विवेचित किया है और उसकी 4 विशेषताएं बताई हैं। बस 4 विशेषताएं। एक तो ये कि लोकमानस यथार्थ और कल्पना में भेद नहीं कर पाता। उसकी रचनाओं में उड़ने वाले घोड़े भी होते हैं और उसकी रचनाओं में प्रकट हो जाने वाले प्राणी भी होते हैं, रूप बदल लेने वाले भी होते हैं। यथार्थ और कल्पना में भेद नहीं कर पाता और इसको उन्होंने प्राक कल्पना नाम दिया। दूसरा, लोकमानस जो है आत्मशील है। उसके लिए अगर वो स्वयं मैं है तो सारा जगत उसके लिए तू है। लोक नाटकों में आप इस बात को देखेंगे। तीसरी बात उन्होंने बताई टोना विचारना। टोना विचारना का अर्थ ये कि तुल्य से तुल्य पैदा होता है, तुल्य से तुल्य वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है। और चौथी बताई अनुष्ठानिक विचारना। अगर निश्चित अनुष्ठान से कोई कार्य किया जाता है तो आपको सिद्धि अवश्य मिलती है। जैसे महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो जिस साहित्य में इन चीज़ों की अभिव्यक्ति है वह लोक साहित्य है और जो इनसे अलग तर्क पर आधारित है उसे आप अभिजात साहित्य के नाम से जानते हैं। और ये सब चीज़ें भी नाटक की भाषा को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अचानक कोई भूत प्रकट हो जाता है तो इस तरह से जो आंगिक भाषा के द्वारा दिखाएगा उसको वो वाचिक भाषा के द्वारा भी प्रकट करेगा और वाचिक भाषा में वो रूप आ जाएगा। बातें तो बहुत थी लेकिन समय तो इतना सा है तो मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपको धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए मित्रों, मैं तो नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको अभी और सुनना है। हम इसके बाद एक और सत्र होगा, उसमें हम आपको ज़रूर सुनेंगे। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ कर्नल प्रोफेसर डॉक्टर एस.एस. सारंगदेव साहब से। दरअसल आपने मुझे कहा था मुझे जल्दी जाना है, कोई दूसरा काम है, लेकिन मैंने आपसे आग्रह किया कि प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए प्लीज़। भारतीय लोक कला मंडल और राजस्थान साहित्य अकादमी के तत्वाधान में लोक नाट्य उनकी रंग भाषा विषयता संगोष्ठी में सर्वप्रथम में इस संस्थान की स्थापना करने वाले कीर्तिश्री देवीलाल सामर साहब को नमन करता हूँ। आज की इस प्रोग्राम की अध्यक्षता फरमा रहे आदरणीय रमेश जी बोहनाना साहब, उपाध्यक्ष राजस्थान महिला प्राधिकरण, साथ ही यहाँ बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर के शर्मा साहब, आदरणीय जीवन सिंह जी साहब, वरिष्ठ साहित्यकार और लोक कला मामले की ज्ञाता, आदरणीय बीनाका मैडम जो हमारे अध्यक्ष राजस्थान संगीत अकादमी नाटक अकादमी जोधपुर से हैं, राजेंद्र मोहन शर्मा साहब, लाइक हुसैन साहब और राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम साहब, यहाँ विराजमान बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार किशन जी दाजी साहब, हमारे मित्र चंदरिया साहब, साथ ही चतुर्वेदी साहब,
राव साहब, सभी साहित्यकार और आज इस अवसर पर राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से जिनको नवाजा गया है उन सभी को मैं बधाई प्रेषित करता हूँ। आज ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे चंडाले साहब और मैडम दोनों बहुत ही लिखते हैं और उनका सुपुत्र दर्पण को जो अवार्ड मिला है, ये बहुत ही इनकी जो परंपराओं को लेखनी को आगे बढ़ाने वाला एक इंजीनियर होते हुए आगे आया, तो जानकर बहुत खुशी हुई। आपको बधाई। ऐसे प्रोग्राम में इतने समृद्ध स्टेज हो और जब प्रोग्राम की शुरुआत हमारे आदरणीय जीवन सिंह साहब करते हैं, तो साहित्य पे, लोक साहित्य पे या किसी विषय पे बोलने जैसा कुछ हमारे जैसे लोगों को कुछ रहता नहीं है। आपने कितनी अच्छी बात बताई कि संस्कृति की बात करते हैं तो वो केवल लोक से ही जीवित हैं। कितनी अच्छी आपने व्याख्या करी। व्याख्या क्या बोले, एक सत्य को आपने बताया कि मध्यम वर्ग हम एक खींचतान में जीवन यापन करते हैं और उच्च वर्गों को किसी भी संस्कृति, लोक संस्कृति या कला से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो लोग जो हैं वो आज संस्कृति को बचाए हुए हैं और सभी वक्ताओं ने, राजेंद्र मोहन साहब ने बताया कि सहभागिता या सामुदायिकता का भाव होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि लोक कला की बात करते हैं, जो लोक से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे जहाँ से शुरुआत करते हैं, उन लोगों का एक संतोष होता है और जो कुछ करते हैं उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो सहभागिता से लेकर हम कह सकते हैं कि यदि इस लोक कला को जीवित रखना है तो हर एक जगह सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि लोक कला ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। जैसा कि जीवन सिंह साहब ने बताया कि उसमें पूरी आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या करी उदाहरण के साथ में, कैसे अर्थ का आनंद बदल जाता है। तो वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ तक इस विषय की बात करें तो गीत, नृत्य और वाद्य, इन तीनों के सहयोग से हम संगीत की बात करते हैं, संगीत बनता है। और लोक नृत्य की अगर बात करें तो लोक नृत्य किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है, न ही एक व्यक्ति की कृपा से जिंदा रहता है। लोक नृत्य की आत्मा और सृजनहार तो समाज के लोग ही हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो उनके नायक हैं। जिस तरह से लोकगीत बनाए नहीं जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, उसी तरह लोक नृत्य बनाए जाते हैं, अपना बन जाते हैं। उसमें किसी की छाप नहीं होती है, छाप होती है सारे समाज की, उस क्षेत्र के लोगों की। इसलिए कहते हैं कि जो लोक नृत्य हैं या लोक भाषा है या लोक साहित्य हैं, वो सर्वभूम्य, सर्वसुलभ और सर्वदेव होते हैं और इसी में उसकी जिंदादिली होती है। समय अभाव में मैं ज़्यादा न बोलते हुए एक बार पुनः लाइक साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग में आज मुझे सभी का सानिध्य मिलने का अवसर मिला। थैंक यू। जय हिंद। सर, दरअसल हम आपके आभारी हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं और उस व्यस्त समय में भी आप समय निकाल कर हमारे बीच पधारे। ये जो संगोष्ठी है दरअसल दोनों अकादमी का काम कर रही है, साहित्य क्योंकि और संगीत। तो जहाँ साहित्य अकादमी ने एक तरीके से एक आलेख दे दिया है, तो संगीत नाटक अकादमी उसको लोगों तक पहुँचाती है। और इसीलिए बिनाका जी ने कहा था कि मैं उस वक्त बोलूँगी जब साहित्य से परफॉर्मेंस की तरफ आए। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ बिनाका जी को, क्योंकि अब परफॉर्मेंस की बात वहाँ होगी शाम को 7 बजे, लेकिन आप यहाँ भी कुछ अपने उद्गार व्यक्त करें। नमस्कार। कलामर्मर के श्रद्धेय रमेश बोराणा साहब उपाध्यक्ष मेला प्राधिकरण और साथ ही अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्री SS सारंग देवोत जी, शर्मा साहब,
जीवन सिंह जी, राजेंद्र मोहन जी और राजस्थान साहित्य संघ अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम जी सारन साहब। सबसे पहले तो मैं सारन साहब आपको बधाई देती हूँ कि आपने ये विषय चुना। और लोक की अगर हम बात करें तो मैं यही कहूँगी, लोक में एक आनंद है, एक उल्लास है, एक उन्माद है जो आज हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। हमारे सामने जब लोक के लोग होते हैं, हम उनके वेशभूषा से, उनके पहनावे से, उनके जेवर से, उनके खान पान से, उनके बोलने से, उनके खड़े होने से हम जान सकते हैं कि ये किस लोक से बिलोंग करता है। लेकिन आज इस सभागार में हम जितने प्रबुद्ध जन बैठे हैं, यदि हम अपने आप पर नज़र डालें तो हम लगभग सबके मोनोटोनस हम नज़र आ रहे हैं। हमें वो उन्माद ही नहीं रहा, एक मशीनी जीवन आ गया है हमें। हमारी ज़िंदगी एक मशीन की तरह शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है। 12 महीनों के सभी त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, ईद, राखी, लेकिन जिस तरह से वो आते हैं उसी तरह चले जाते हैं। लेकिन लोक की बात करें तो हर फसल के बाद, हर त्योहार के बाद वो खुशी से उस खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, वो अपने आनंद और उल्लास को वहाँ बयान करते हैं। और वो जो अभिव्यक्ति जो उनके मन से निकल कर आती है और उनके कदमों को थरकाती है, वो हमारा लोक जीवन है जो आज नज़र नहीं आता। जिस तरह राजस्थान साहित्य अकादमी ने बहुत सारे काम किए हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने भी कलामर्मक के श्रद्धेय रमेश बोराणा साहब के मार्गदर्शन में बहुत सारे काम किए हैं। हमने नाटक लेखन पर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें हमारे पास 35 पूर्णांकी नाटक लिखकर आए थे और उनमें जो लोग पुरस्कृत हुए उन्हें उनके नाटकों को छपवाया गया है, प्रकाशन करवाया गया है। और इसी सभागार में लेखक निर्देशक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो उसमें जितने भी लेखक थे उन सबको बुलाया गया था और जो निर्देशक थे, जो नाटक खेलते हैं, उन्हें भी बुलाया गया था। तो जहाँ लेखक थे, निर्देशक थे और अभिनेता थे, उनको साथ बैठ के रंग चिंतन किए गए थे। और जो लिखा हो उसको उसी तरह अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारे उनमें आपस में बैठकर हुए थे। और सबसे खुशी की बात है कि श्रद्धेय रमेश बोराणा साहब खुद अपना पूरा समय देकर वहाँ रहे। और आपको हमेशा ही कलाकारों को लेकर एक चिंता रहती है। कल ही जब हम यहाँ पर जो अकादमी अभी लोक नाट्य करवा रही है, नाटक था, तो आपने ये चिंता जताई कि ये जो पीढ़ी हमें नज़र आ रही है, ये आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद नए युवा तैयार नहीं हो रहे हैं, हमें आवश्यकता है उसकी। लेकिन नए युवाओं और हम दर्शकों की भी बात करें तो लोक नाट्य इतने दर्शकों को नहीं जुटा पाता है। इसलिए चिंता का विषय ये है कि ये हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए आज का जो युग है, वर्तमान जो स्थितियां हैं, उनमें हमें कुछ लोक नाट्य तैयार करने होंगे, उनसे जोड़ते हुए, समसामयिक बातों को सम्मिलित करते हुए, तभी हम इन्हें फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे। और जो मंच पर हमारे साथ जो चिंतक बैठे हैं, शायद सभी की यही चिंता है। और आप लोग जो यहाँ विराजे हैं, हम सब मिलकर ये कदम उठाएं। और ख़ासकर ये जिम्मेदारी अकादमियों की बनती है कि हम इस अलख को जगाए रखें और अपने लोक नाट्यों को जीवित रखें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विनाका जी। इस सत्र के बाद एक और सत्र होगा। हम 10 मिनट का ब्रेक करेंगे चाय नाश्ते के लिए, उसके बाद सत्र ऊपर करेंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ रंगकर्मी, नाटकों के लिए या कहूँ समस्त कला जगत के लिए चिंता करने वाले श्री रमेश बोराणा साहब को, वो आए और हम सबकी चिंता का समाधान दें।
आज की इस लोकनाट्य संगोष्ठी में विराजित साहित्य अकादमी के सक्रिय अध्यक्ष साहित्यकार दुलाराम जी सारंग साहब, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा बहन बिनाका देसाई का, देश के ख्यात नाम लोक चिंतक कहूंगा मैं जीवन सिंह जी साहब, के शर्मा जी, हमारे बाल साहित्य अकादमी के सचिव राजेंद्र मोहन जी, लाइक साहब और साथियों, आपको बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, शायद इसीलिए कह रहा हूं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? आपकी इस चर्चा से किसको फायदा होने वाला है? ये महज शगल है। कहां है लोग यहां? हम सब जो अभिजात वर्ग के लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो शाम को नाटक देखने भी नहीं आएंगे आगे लोग इसमें से। सच्चाई है ये। अब ये अकादमियों का काम है, लोक कला मंडल का काम है, और पुनीत आत्मा की तस्वीर हमने सामने रख छोड़ी है, जिसने अपना पूरा जीवन लोक कलाओं को समर्पित किया, देवीलाल जी सांबर साहब को। वो भी हमें ऊपर से देख रहे होंगे कि ये शगल कर रहे हैं लोग। आज की वर्तमान पीढ़ी लोक कलाओं के नाम पर हम अपनी दुकान चला रहे हैं। कहां है लोक कलाकार यहां? कहां है लोक का दर्शक यहां पर? ये बात मैं आपको नहीं, अपने आप को भी कह रहा हूं। मैं भी जिम्मेदार हूं इसका। जीवन सिंह जी साहब ठीक कह रहे थे, इस बाजार में लोक वस्तु हो गया है, लोक वस्तु हो गया है। अगर ये ब्रांड करके बेचा जा सकता है तो बेचा जाएगा, वरना फाके मस्ती में कलाकार मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा उनको। हम अपनी साहित्यिक भाषाओं में, साहित्य की ग्रामर में उनको बहुत सारे नाम दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने दुलाराम जी रखना चाहता हूं, जो मेरा अनुभूत हमारे राजस्थान की बहुत ही मशहूर कुचामनी ख्याल के कलाकार रहे हैं, जिनको पद्मश्री भी मिला। वो एक बार दिल्ली में केंद्रीय साहित्य अकादमी की बैठक में उनका नाटक करवाया गया। वहां पर पूरा शो हो गया, लोक कलाओं की 5 दिन तक प्रस्तुति हुई, विभिन्न प्रदेशों से लोग आए, और उसके बाद रंग चर्चाएं हुई। दिन में उन कलाकार के दलों को भी इसमें बुलाया गया। तो पूछा गया उनसे कि आपने जो रात को नाटक खेला था और आपने महिला का जो अभिनय किया था, और आप जीवंत अभिनय कर रहे थे, और आपका आंगिक, वाचिक और आहर्य जो तीनों प्रदर्शन सम्मिलित कला के जो हैं वो सभी लोक कला में दिख रहे थे, तो आपने इसको सीखते हुए कैसा महसूस किया? ये सवाल देश के जाने माने कलाविदों का था। एक लोक कलाकार से, उगम राज खिलाड़ी से ये पूछा गया, पद्मश्री उगम राज खिलाड़ी। मैं भी वहां मौजूद था, आज से 36 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं। तो उगम राज जी ने बड़े सहजता से कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं मंच पर जाता हूं तो मेरे सामने पूरा एक सर्वत्र समाज और अनुभूतियों के साथ मैं जीता हूं। मैं कुछ सोचकर स्टेज पर नहीं जाता। एक कथानक का, जैसे अमर सिंह राठौड़ ने खेला है या और कोई नाटक, उसका कथानक मेरे दिमाग में होता है, उसका शिल्प
मेरे दिमाग में नहीं होता है। मुझे सिर्फ ये मालूम होता है कि मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बात सहजता से पहुंची या नहीं। बाकी है ये आप जाने, जो क्रिटिक्स लोग करने वाले हैं, कला चर्चा करने वाले हैं, आप लिखते रहे पुस्तकें, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। बड़ी खरी बातें हैं। इसी तरह से एक कुचिपुड़ी करने वाले कलाकार से भी ऐसा ही सवाल किया गया। उसने कहा साहब आप कुचिपुड़ी के बारे में ये जो लिखा पढ़ा गया है उसके अलावा कुछ जानते हैं क्या? उसका रूट जो है किताबी बातों से तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये किताबी बातें कितनी सत्य होंगी, किताब तो किसी व्यक्ति ने ही लिखी होगी ना, तो उसने अपना परसेप्शन लिखा होगा, उसने अपनी अनुभूति लिखी होगी, लेकिन वो उस कला शैली के ऊपर, उस कला प्रकार के ऊपर उसको सर्वमान्य कैसे मान लिया जाए। इसलिए साथियों, आज उत्सव तो बहुत हो रहे हैं, उत्स गायब। उत्स कहां है? हमारे भीतर से निकलने वाला उत्स। और ये इवेंट संस्कृति जिसको हम उत्सव कहते हैं, ये उत्सव नहीं है, these all are events। और हिंदुस्तान का लोक का शब्द पाश्चात्य फोक से उसका नजदीक का भी वास्ता नहीं है। हमने फोक को अनुवाद कर कर हम समझ रहे हैं कि ये लोक है। लोक और फोक में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी गुलामी की मानसिकता हमें हर चीज विदेशों के तर्कों के साथ समझने के लिए बाध्य करती है। यही लोक के साथ और अपने खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। हमने और हमें अपनी भाषा में, और प्रादेशिक भाषा ही नहीं, आंचलिक भाषा में, अंचल की बोली में लोक को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोक अंचल में पैदा होता है और वो फिर जाके न जाने क्या राष्ट्रव्यापी बनेगा कि आम आदमी का बनेगा। अगर उन मूल्यों को, जो लोक के मूल्य हैं, उनको हम नहीं समझेंगे तो लोक नाट्यों को देखते वक्त हम बहुत बड़े नाटककारों के ड्रामा निगारों से उनका कंपैरिजन करने लग जाएंगे। यही गलती है। रात को हम एक ड्रामा देख रहे थे, कुछ आमनी ख्याल, वो एक संदेश लेकर आता है, उसके हाथ में राजस्थान पत्रिका का पन्ना मोड़ा हुआ है और वो लाके देता था, ये समाचार आया था, बादशाह ने भेजा है अमर सिंह जी के नाम, उनकी छुट्टी कैंसिल की जाती है। वो कैंसिल शब्द बोलता है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि क्या कैंसिल शब्द बोला जाता है। और वो कई बातें ऐसी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलता है, तो हमें वो सहज गम्य के लिए कही जाती है। हमें एक्सपेक्ट करता है, वो जोड़ता है अपने आप से, एक चक्कर काटता है और वो बूंदी से आगरा पहुंच जाता है। इधर से टोपी उतारी, इधर पगड़ी रखी और वो सलावत खान से कोई और बन गया। तो आहार्य का, जेस्चर पोस्चर का लोक नाट्यों में कोई बड़ा स्थान नहीं है। लोक नाट्य की जो संवेदनाएं हैं वो उसके गायन पक्ष में छिपी है, उसके गेय पक्ष में छिपी है। जो हमारा गेय पक्ष है उसकी, अभी के शर्मा जी शास्त्रीयता की बात कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि शास्त्रीयता तो बाद में आई होगी, पहले तो लोक ही होगा, लोक के बाद शास्त्र बने होंगे। भरत के नाट्य शास्त्र वो भी बाद में लिखा होगा किसी ने, पहले लोक बना होगा कि लोक का मतलब आम से है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोक को ग्राम्य कला समझने लगे। लोक ग्राम्य कला नहीं है, ग्रामीणों की कला नहीं है। हाँ, ग्रामीण दर्शकों ने उसको जिंदा रखा, ये सत्य है।
क्योंकि ग्राम्य दर्शक अपनी आनंद की अनुभूति अपनी जड़ों में, अपनी मिट्टी में करता है, और हम अभिजाति वर्ग के लोग या सो कॉल्ड मॉडर्न दर्शक एंड प्रेजेंटर इस बॉक्स थिएटर्स में बैठकर एसी कम हो जाए तो अनकंफर्ट महसूस करते हैं। अरे भाई, अनकंफर्ट वो कलाकार जो जीवंत विधा पेश कर रहा है आपके सामने, उसमें उसका आनंद लीजिए। उसको न दरी चाहिए न कुछ और चाहिए, वो नगाड़ा बजाएगा, आपको बांध देगा। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज कहाँ है आज लोक नाट्यों के साथ? समाज को चिंता है क्या इसकी? जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, चेतन नहीं होगा, कलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, ये अंतिम पीढ़ी है लोक कलाकारों की, मैं बता दूं आपको। और भाषाएं, स्थानीय भाषाएं जिंदी रही तो लोक कलाएं जिंदी रहेगी, क्योंकि लोक कला के लिए पैसा अभिव्यक्त करने के लिए पहली बात है, पहली शर्त है उसकी स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा जिंदा रहना जरूरी है। हम भाषाओं से भटकते जा रहे हैं। इंग्लिश बोलिए ना, पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन अपना रोना, अपना धोना, अपना हंसना अपनी ही भाषा में किया जा सकता है। उसकी अनुभूति, उसका आनंद, उसका एक्सप्रेशन। बस मैं अपने आप को जब जोड़ना चाहता था, आपको साझा करना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। हम आप सभी के आभारी हैं, प्रोफेसर कर्नल एस.एस. सारंगदेव साहब के, श्री दुलाराम जी साहरण साहब के, रमेश बोराना साहब के, डॉक्टर के शर्मा साहब, मीनाका मैडम, जीवन सिंह जी, राजेंद्र मोहन जी, सामने बैठे चंडालिया साहब, उग्र सिंह जी और किशन दादी साहब, भाई गणेश चंदन छिवे, किस किस का नाम लो, आप सभी के आभारी हैं हम। अरुण चतुर्वेदी जी, मंजू जी। अब हम 10 मिनट का ब्रेक करेंगे। ऊपर ग्रामीण संचार हॉल है, वहाँ चाय नाश्ता लेंगे और उसके बाद अगला सत्र प्रारंभ करेंगे। अगले सत्र में हमारे साथ हैं हुसैनी बोहरा साहब, गणेश चंदन शिवे साहब, डॉक्टर के शर्मा साहब। कल पहला सत्र होगा सुबह 10 बजे, उसमें हमारे साथ होंगे उपेंद्र अनु जी, मैडम नीतू परिहार और जीवन सिंह जी। उसके बाद भानु भारती जी, देव कोठारी साहब और किशन दादी साहब। तो कृपया समय का ध्यान रखें, कल सुबह 10 बजे से सेशन शुरू होंगे। समय पर पधारें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुन सकें हम, और ये समय की जो भागदौड़ है वो नहीं हो, ताकि लेट शुरू होगा तो फिर समय थोड़ा सा कम पड़ता है। तो अभी हम चलते हैं। हाँ, गणेश जी जो हैं तमाशा के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, लोक कला अकादमी मुंबई यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं, सिंगर हैं तमाशा के। और अभी आप अगर YouTube पे या बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स देखते हैं तो शंकर महादेवन के साथ आप नजर आएंगे। और दूसरा आपको बता दें, बाजीराव मस्तानी का जो बहुत पॉपुलर गीत हुआ वो आपका गाया हुआ है। मैं कलाकारों से भी कहूँगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, जरा चाय नाश्ता लें और अपनी तैयारी करें। 7 बजे से नाटक भी देखना है हमें, तुर्रा कलंगी शैली में रानी फुलवंती। तो हाँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समय निकालिए, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि नाटक भी हम देख सकें। रानी फुलवंती तुर्रा कलंगी शैली में। आइए प्लीज़, ऊपर हॉल में चलते हैं, वहाँ चाय नाश्ता करते हैं, फिर अगला सत्र सुनते हैं। आइए। I'll try to do that.
ऊपर कौन गया? मेरा मोबाइल में है। चलो चलो पहले तैयारी करो। बेटा आ जाओ सब लोग इधर, वहाँ ऊपर हॉल में रास्ता दिखा, चाय नाश्ता वही सबको लेके चलो साथ में। ऊपर ऊपर हॉल में पार्क कर रहे हैं, इधर से आ जाओ। यहाँ पर अपन प्रैक्टिस करते हैं। अरे सर एक सेकंड बंद करो सर, हटाओ ये फटाफट।